नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई महीने के सेकंड वीक का बिहार करंट अफेयर्स। तो हमने फर्स्ट वीक ऑलरेडी करा दिया है, तो उसको आप ज़रूर चेक कीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। और साथ में मैं बता दूं कि जनवरी 2022 से मंथली वाइज करंट अफेयर्स हमने बिहार स्पेसिफिक हमने प्रोवाइड किया है चैनल पे, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी काउंसिल हैज़ डेवलप्ड विच मोबाइल ऐप टू कंजर्व ओल्ड ट्रीज। बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने पुराने पेड़ों के संरक्षण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो इस मोबाइल का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो ये है बिहार हेरिटेज ट्री। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली इस बिहार हेरिटेज ट्री में जो ऐप है, इसमें जो कंजर्वेशन के जो प्रोसीजर होंगे वो यहाँ पे लिखे होंगे, इसमें मिलेंगे। या फिर जो वेरियस टाइप्स के जो पुराने पेड़ है, बहुत ही पुराने, जिनको कंजर्व करने की ज़रूरत है, उन पेड़ों के इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किए जाएंगे बिहार हेरिटेज ट्री में। लोग इसे ये पिक्चर वगैरह क्लिक करके इसमें लगा सकते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है। और और ये जो है बिहार हेरिटेज ट्री, इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नीरज कुमार। तो नीरज कुमार हैं बिहार के मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये बिहार के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं नीरज कुमार। तो इन्होंने लॉन्च किया है 22 मई को। 22 मई को इसलिए क्योंकि 22 मई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। रिसेंटली विच फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रॉम बिहार पास्ट अवे एट 97 ईयर्स ऑफ एज। तो हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये कौन है? ये हैं डॉक्टर बी भट्टाचार्य। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। तो केंद्र सरकार ने बिहार के कितने ज़िलों में जैविक खेती को मंजूरी दी है? जैविक खेती कहें या फिर नेचुरल फार्मिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, प्राकृतिक तौर पर ये खेती कराई जाएगी, यानी कि इस एग्रीकल्चरल प्रोसेस में हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना ही करेंगे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो है वो हमारे बॉडी को यानी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है आफ्टर ऑल, जब ये हम इसको खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा किया जा रहा है। और 17 ज़िलों के लिए ये किया गया है। टोटल 31,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे ये नेचुरल फार्मिंग की जाएगी। ठीक है, बेसिकली एक परंपरागत कृषि विकास योजना है केंद्र सरकार का, उसके तहत ही ये अप्रूव्ड किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करूँ कि हालांकि पहले से ही जो गंगा, बिहार के जो गंगा किनारे वाले जो ज़िले हैं, उन 13 ज़िलों में ऑर्गेनिक खेती बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही है। इवन ऑर्गेनिक कॉरिडोर क्रिएट किया गया है यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बिहार वैसे 9 डिवीज़न्स में बटा हुआ है, जैसे पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। इन 9 डिवीज़न्स में पूरे बिहार को बांटा गया है, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए।
नेक्स्ट है, बिहार फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज इज़ बीइंग बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? वानिकी महाविद्यालय ये बनाया जा रहा है मुंगेर में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और मुंगेर वही एरिया है, वही क्षेत्र है जो मुंगेर और भागलपुर को मिलाकर, ठीक है, कभी ये क्षेत्र हुआ करता था 16 महाजनपद का एक पार्ट, और उन 16 महाजनपद में एक महाजनपद था अंग। ठीक है, तो ये अंग महाजनपद आज के प्रेजेंट डे बिहार के भागलपुर और मुंगेर ज़िले का एरिया शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ बिहार एज पर NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के तहत पूछा जा रहा है कि बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी है। प्रजनन दर या फिर टोटल फर्टिलिटी रेट किसे कहते हैं? तो एक विमेन कितने बच्चों को पैदा करती है, ये टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए तो आइडियल फर्टिलिटी रेट जिसके थ्रू जो हमारा पॉपुलेशन है वो बैलेंस रहेगा, यानी जितने लोग मरेंगे उतने लोग पैदा भी होंगे। ठीक है, यानी कि ना हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा ना घटेगा। इसके लिए जो आइडियल फर्टिलिटी रेट है वो होता है 2.1। ठीक है, ये एक तरह से आप ऑन एन एवरेज कह सकते हो, क्योंकि एक विमेन ऑन एन एवरेज 2.1 बच्चे पैदा करती हैं, तब ये बैलेंस होता है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर 2.1 कैसे पैदा हो सकता है, या तो 2 या तो 3 हो सकता है, पॉइंट में कैसे हो सकता है? तो ये आप ऑन एन एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि कुछ बच्चे मर भी जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि 5 लोगों का जैसे 5 पेरेंट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 पेरेंट्स हैं। अब इनके 2 बच्चे हैं, इनके भी 2 बच्चे हैं, इनके भी 2 बच्चे, इनके भी 2 बच्चे और इनके भी 2 बच्चे। तो मे भी पॉसिबल है कि इन सब के 2 बच्चे में से किसी एक की डेथ हो जाती है। हो सकता है और किसी की एक और बच्चे होती हैं, तो हो सकता है ये 3 बच्चे हों इनके। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज 2.1 बच्चे अगर एक विमेन पैदा करती है, तो इससे जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये है 2.98। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करिए, 2.98 है, हमने बोला 2.1 होगा तब ये क्या होगा, बैलेंस होगा। तो यानी कि अभी भी बिहार की जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो अभी भी बढ़ती रहेगी, और 2 से ज़्यादा जो फर्टिलिटी रेट होने वाले काफ़ी सारे अभी भी राज्य हैं, जैसे मेघालय है। ठीक है, मेघालय का 2.91 है फर्टिलिटी रेट। उत्तर प्रदेश है जिसका 2.35 फर्टिलिटी रेट है। झारखंड आपको मिल जाएगा जिसका फर्टिलिटी रेट क्या है, 2.26। ठीक है, मणिपुर है, अब मणिपुर का जो फर्टिलिटी रेट 2.17। तो ये टॉप 5 स्टेट हैं, यानी कि 4 ये हो गए और एक बिहार हो गया। ये टॉप 5 स्टेट हैं जिसके फर्टिलिटी रेट आज भी 2 से ज़्यादा है। लेकिन बाकी जो भी स्टेट हैं उनकी फर्टिलिटी रेट 2 से कम हो चुके हैं, इसलिए कहा जा रहा है उनका जो पॉपुलेशन है वो अब डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये तो स्टेट की बात हुई। अच्छा, नेशनल लेवल पे यानी इंडिया का फर्टिलिटी रेट क्या है? तो इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है नेशनल लेवल का, अगर फर्टिलिटी रेट देखें तो वो आपको मिलेगा 2। जी हाँ, पूरे 2, यानी कि आप कह सकते हो 2.1 में आइडियल होता,
लेकिन ये 2 से भी कम है भारत का, तो ये क्या होगा, यहाँ जो पॉपुलेशन होगा इंडिया का वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा। बहुत ही मतलब एक स्लाइटली आप कह सकते हो कि डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। और आप जानते भी हो कि ये 2040-50 तक भारत की जो जनसंख्या है वो डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड बिहार इन्वेस्टर्स मीट हेल्ड इन दिल्ली। तो दिल्ली में आयोजित बिहार इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। एंड ऑब्वियसली बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं शहनवाज हुसैन, वो भी उसमें शामिल हुए थे बिहार इन्वेस्टर्स मीट में। बिहार इन्वेस्टर्स मीट एक तरह का जो समिट है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है ताकि जो कंपनीज़ हैं उनको बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया जाए। ठीक है। और इस मीट में 170 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। और यहाँ तक कि दो लुलु ग्रुप है एक, और एक कंपनी है आईटीसी। ठीक है। इन दोनों ने ये डिसाइड किया है कि बिहार में इन्वेस्ट करेंगे किस सेक्टर में, तो फूड प्रोसेसिंग में। ठीक है। फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करने के लिए लुल्लू ग्रुप और आईटीसी कंपनी जो है वो करने वाली है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ टोल्ड बिहार टू फॉलो विच आर्टिकल ऑफ सीआरपीसी लाइक दिल्ली पुलिस। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार को दिल्ली पुलिस की तरह सीआरपीसी के किस अनुच्छेद का पालन करने के लिए कहा गया है? तो यहाँ पे जो हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं, जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीआरपीसी के आर्टिकल की बात हम कर रहे हैं। सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर किस आर्टिकल को बिहार को भी उसी तरह से फॉलो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है? तो ये आर्टिकल है 41A। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। बेसिकली 41A के तहत जो भी व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति ने नोटिस किया, यानी कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को नोटिस देता है तो उस व्यक्ति को ये कंफर्म करना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि वो पुलिस ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंट हो। अगर कोई व्यक्ति इस नोटिस पर पुलिस ऑफिसर के सामने पेश हो जाता है और उसका जो भी चीज़ जिस तरह से रूल्स हैं, जो लॉ हैं, उसका पालन करता है, तो उसे जब तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती तब तक कि कोई ठोस सबूत ना है उसके खिलाफ। क्योंकि आपको देखा हो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है। ठीक है। ए ने बी के खिलाफ कंप्लेन करा पुलिस के पास। ठीक है। अब पुलिस क्या करेगी, बी व्यक्ति को नोटिस देगी कि आपने ये काम गलत किया है, हमें ए से ये नोटिस आई है। तो बी व्यक्ति का ये ड्यूटी बनता है, ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आराम से बढ़िया से जाकर पुलिस ऑफिसर के सामने प्रेजेंट हो। अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है तब यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अच्छे से प्रेजेंट हो जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करता है, तो पुलिस ऑफिसर्स का ये राइट नहीं बनता है कि वो इसे अरेस्ट करे जब तक कि कोई ठोस सबूत इसके खिलाफ नहीं है। ठीक है। तो ये है सीआरपीसी का आर्टिकल 41A। नेक्स्ट है, विच गर्ल फ्रॉम बिहार हैज़ ओन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 4th ऑल इंडिया जूनियर ओपन जैवलिन थ्रो चैम्पियनशिप। तो चौथी ऑल इंडिया जूनियर ओपन जैवलिन थ्रो चैम्पियनशिप में बिहार की किस लड़की ने कांस्य पदक जीता है? तो हम जैवलिन थ्रो की बात कर रहे हैं। ये वही खेल है जिसमें नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक
20 में जीता था गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो गर्ल है जो बिहार की निशी कुमारी है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। निशी कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीत लिया है। मात्र ये 17 ईयर्स की है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ऑल इंडिया जूनियर ओपन जैवलिन थ्रो चैम्पियनशिप ये था। इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है झारखंड में। झारखंड में एक स्टेडियम आपको मिलेगा, JRD स्टेडियम। ठीक है, तो वहाँ पे ये इस खेल को ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी हैज़ बीन लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो ये रखी गई है पटना में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे पटना में एक वेटनरी कॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वहीं पे एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी बर्ड स्पीसीज हैव बीन फाउंड इन बिहार एज पर रिसेंट बर्ड सेंसर 2022। तो हाल ही की पक्षी गणना 2022 के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है? तो बिहार में ऐसा बर्ड सेंसस पहली बार हुआ है, पक्षियों को गिनने का, पक्षियों की जनगणना करने का ये सेंसस पहली बार किया गया है बिहार में। ठीक है, तो इसमें ये मालूम चला कि बिहार में जो बर्ड स्पीसीज़ हैं, जो पक्षियों की प्रजातियां हैं, वो 202 हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 202 प्रकार के जो पक्षियां हैं बिहार में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और ये पूरा सेंसस जो है 68 रिजर्वॉयर्स में किया गया था। यहाँ तो हमने बर्ड स्पीसीज़ की बात करी। अगर पूछा जाए कि कितनी पक्षियों की जनगणना हुई, मतलब कितने पक्षी एग्जिस्ट करते हैं बिहार में, तो ये आपका हो जाएगा 45,173। इतने बर्ड्स पाए जाते हैं बिहार में। ठीक है, तो ये था सेकेंड वीक का बिहार करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम बिहार सर्विस के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।